Brought to you by ITEL. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दो कहानियां सुनाने वाला हूं। ये दोनों कहानियां है तो छोटी, लेकिन है बेहद खास और बेहद सुनने योग्य, जानने योग्य। पहली कहानी बिहार से है। आमतौर पर हम ये मानते हैं ना कि जो ग्रामीण समाज होता है वो थोड़ा रूढ़िवादी होता है, वहाँ लोगों की सोच थोड़ी दकियानुसी होती है। शहर के लोग जो है वो बहुत मॉडर्न होते हैं और वो कल की सोचते हैं, इस तरह के फैसले करते हैं, ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जिसके बारे में गांव के लोग सोच भी नहीं सकते। एक इस तरह की आम सोच या आम धारणा लोगों के बीच में है। लेकिन बिहार की ये जो कहानी है, ये कहानी उससे बिल्कुल हटकर है। बिहार में एक जगह है बांका, आप लोगों ने ज़रूर इसका नाम सुना होगा। और बांका के एक गांव की ये कहानी है। यहाँ पर एक पति पत्नी रहते हैं, 55 साल के शख्स हैं जिनका नाम है दिलेश्वर दर्वे, और इनकी पत्नी 45 साल की गीता देवी हैं। इन दोनों को एक बेटी थी जिस बेटी की शादी इन्होंने एक शख्स से करवाई थी, एक लड़के से करवाई थी, जिस लड़के का नाम है सिकंदर यादव। लेकिन हुआ ये कि शादी के कुछ समय बाद ये जो दरवे दंपत्ति है, इनकी बेटी जो है वो इस दुनिया में नहीं रही, किसी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन जो बेटी का पति है, यानी इस दंपत्ति का दामाद सिकंदर यादव, वो दरवे परिवार के साथ ही बांका के उस गांव में रहा करता था और शादी के बाद भी वो अपने ससुराल में ही रहा। इस बीच वक्त गुजरता गया, लोग उस सदमे से बाहर आने लगे धीरे धीरे। और ये जो दिलेश्वर दर्वे हैं, 55 साल के शख्स जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो इस घर के मालिक हैं, मतलब घर के मुखिया, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनकी पत्नी गीता देवी के साथ उनके दामाद सिकंदर दर्वे की नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा ही होती जा रही हैं। आपस में दोनों ज़रूरत से ज़्यादा घुल मिल करके बात करते हैं, करीब बैठते हैं, और उनके रिश्तों में एक अलग सी ऊष्मा, एक अलग सी गर्मी जो है वो दिलेश्वर दर्वे को महसूस होने लगी। पहले तो उनको लगा कि ये शायद उनका भ्रम हो, ऐसा नहीं होगा क्योंकि दामाद है और वो उसकी सास है, हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं। लेकिन दिलेश्वर वहीं रहते थे, उसी परिवार में रहते थे। उन्होंने कई बार ये नोटिस किया कि दोनों के बीच में जिस तरह से बातचीत हो रही है, जिस तरह से दोनों सास और दामाद एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं, ऐसा आमतौर पर सास और दामाद के बीच नहीं होता है। दोनों के बीच में एक कम से कम बॉर्डर लाइन या एक पर्दादारी तो होती है। दिलेश्वर को अब शक होने लगा, और शक जब होने लगा तो उसने अपने लेवल पर इस मामले को इंक्वायर करने का, इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। घर में ही उसने तफ्तीश शुरू की और चोरी छिपे इन दोनों के बारे में जानकारी जुटाने लगा और इन दोनों की एक्टिविटी पर इनकी नज़रें बचाकर निगरानी करने लगा, देखने लगा। और फाइनली वो इस नतीजे पर पहुंचा कि उनका जो दामाद है सिकंदर यादव, वो उनकी पत्नी गीता देवी के साथ इन्वॉल्व है, अफेयर में है। यह अपने आप में बहुत अजीब बात है। मतलब किसी दामाद का अपनी ही सास के साथ अफेयर या रिलेशन शुरू हो जाए, ये अपने आप में बहुत शॉकिंग, बहुत अजीब है। हमारा समाज इस तरह के रिश्तों को स्वीकार नहीं करता। कोई भी समाज, मतलब अगर वेस्टर्न वर्ल्ड की भी बात करें तो ये भी, वहाँ के लिए भी एक अननेचुरल रिलेशनशिप मानी जाएगी। बेशक लोग वहाँ शायद इसे स्वीकार कर लें। तो खैर, बिहार के एक गांव में ऐसे रिलेशनशिप के बारे में सोचना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब दिलेश्वर दर्वे को इस बात का पता चला तो बात जो है धीरे धीरे पूरे गांव में फैली, और गांव में फैलने के बाद पंचायत तक भी पहुंची। पंचायत ने इस मामले में सास और दामाद दोनों को पेश होने के लिए कहा। दोनों पेश हुए और दोनों ने भरी पंचायत में सबके सामने ये स्वीकार किया कि हाँ, वो दोनों रिलेशन में हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये अपने आप में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक बहुत बड़ी बात थी। और पूरे समाज के बीच में, पंचायत के बीच में दोनों का ये स्वीकार कर लेना, कबूल कर लेना, उससे भी शॉकिंग और अजीब बात। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि गांव के लोगों ने, समाज के लोगों ने, पंचायत वालों ने इस रिलेशनशिप पर अपनी रजामंदी दे दी, हामी भर दी। और फिर हुआ ये कि दामाद सिकंदर यादव से ये कहा कि वो अपनी सास की मांग भरे और उससे शादी कर ले।
बहुत ही अजीब, लेकिन सिकंदर यादव ने ऐसा ही किया। पहले जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी, उसी लड़की की माँ के मांग में उसने सामाजिक तौर पर सबके बीच सिंदूर भरा और गांव वालों ने तालियां बजाकर और हौसला अफजाई कर जो है वो गांव वालों ने हौसला अफजाई कर और तालियां बजाकर जो है उनके इस रिश्ते पर अपनी रजामंदी दे दी, हामी भर दी। तो ये थी पूरी कहानी। इससे आगे अब मैं और क्या बताऊं, आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, आपका नज़रिया क्या है? और अगर आपको ये फैसला करने का मौका मिलता कि इन दोनों की इस रिलेशनशिप पर आप कोई कॉल नहीं बताएं कि क्या हो सकता है, तो आप इस पर क्या करते? आप अपने बारे में भी और अपनी जो आपका थॉट प्रोसेस है उसके बारे में भी अगर आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। दूसरी कहानी एक हार्डकोर क्राइम की स्टोरी है और ये है पंजाब की। पंजाब में फतेहगढ़ साहिब एक ज़िला है और यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी आयरन फैक्ट्रीज़ हैं, फाउंड्रीज़ हैं और इस जगह का पूरे पंजाब में काफ़ी नाम है, काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। और यहीं पर फतेहगढ़ साहिब में बेसिकली ज़िले का नाम मंडी गोविंदगढ़ है, लेकिन फतेहगढ़ साहिब उसका जो है हेडक्वार्टर है। यहाँ पर नेशनल हाईवे यहाँ से होकर गुजरती है जो दिल्ली से लेकर पंजाब बॉर्डर आखिर तक, मतलब आप समझ लीजिए कि अमृतसर तक जो नेशनल हाईवे जाती है, उसी नेशनल हाईवे पर 28 अप्रैल यानी पिछले महीने की बात है ये, 28 अप्रैल की रात को एक शख्स की लाश लोगों को पड़ी हुई मिलती है। जहाँ पर ये लाश पड़ी हुई थी वहाँ पर एक बाइक भी पड़ा हुआ था और लोगों ने देखा कि जिस आदमी की लाश हाईवे पर पड़ी है उस आदमी के शरीर में बेशुमार ज़ख्म हैं, चाकुओं के निशान हैं और उसका गला जो है बहुत ही बर्बर तरीके से काट दिया गया है। अब जब पुलिस को ये खबर मिली तो जाहिर है ये मर्डर का मामला था और बिल्कुल बीच सड़क पर ये घटना हुई थी, मतलब हाईवे के पास में। तो पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँची, इस मामले की जांच शुरू हुई। सबसे पहले मरने वाले शख्स की पहचान पता करने की कवायद पुलिस ने शुरू की और इस कोशिश में पुलिस को पता चला कि मरने वाला शख्स जो है प्रमोद नाम का एक आदमी है और प्रमोद जो है वहीं फतेहगढ़ साहिब में एक जगह है मुगल माजरा, वहाँ पर वरुण स्टील नाम की एक फैक्ट्री है, वहाँ काम करता है। मूल रूप से प्रमोद का ताल्लुक जो है वो बिहार से है। अब पुलिस ने प्रमोद के घर वालों की तलाश शुरू की और उसके घर का भी पता लगाया। घर में प्रमोद के अलावा उसकी पत्नी पूजा रहती थी। तो पूजा से प्रमोद के बारे में जब पुलिस वालों ने पूछताछ की तो पूजा ने बताया कि उसके पति जो है काम पर गए थे और लौटने से पहले उन्होंने बस फ़ोन पर इतना ही बताया था कि वो अपनी फैक्ट्री से निकल चुके हैं, थोड़ी देर में घर पहुंचेंगे, लेकिन रास्ते में किसी ने उनसे लिफ्ट मांग लिया है तो वो लिफ्ट देकर थोड़ी देर से घर आ जाएंगे। इतनी बात पूजा ने कहा कि उनके पति प्रमोद ने उसे बताई थी और वो तब से इंतज़ार कर रही है। पुलिस ने फिर उसे दुखद खबर सुनाई और बताया कि अब तुम्हारे पति इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी किसी ने हत्या कर दी है। तो जैसा कि होता है, पूजा जो है वो बिल्कुल बेहोश होने जैसी उसकी हालत हुई और वो बुरी तरह रोती बिलखती हुई अपने पति को याद करने लगी। पुलिस वाले उसको लेकर गए हॉस्पिटल जहाँ पर प्रमोद की लाश को पहुँचाया जा चुका था और फिर उसकी लाश की शिनाख्त जो है उसकी पत्नी पूजा के ज़रिए करवाई गई। पूजा ने माना कि हाँ यही प्रमोद है उसका पति और इस तरह से कत्ल के इस मामले की पुलिस ने जांच शुरू की। अब जिस तरह से ये घटना हुई थी जिसमें प्रमोद ने अपने घर में फ़ोन करके बताया कि उससे किसी ने लिफ्ट मांगी है, वो छोड़ने जा रहा है, और जिस तरह से ये हत्या हुई और जिस बर्बरतापूर्वक प्रमोद की हत्या की गई थी उसके पीछे पुलिस को कोई रॉबरी या लूटपाट जैसी बात नहीं लग रही थी। क्योंकि अगर लूटपाट वाली बात होती तो किसी भी सुनसान अंधेरे कोने में जो आदमी लिफ्ट लेकर उसकी गाड़ी में बैठ चुका था वो कोई गन या चाकू लगा देता और उससे रुपए पैसे लूट कर भाग जाता। लेकिन अगर इतने बर्बर तरीके से उसे कई चाकू मारे गए, उसका गला काटा गया, तो इसके पीछे जो है रॉबरी जैसी कोई बात हो नहीं सकती, ऐसा उस कत्ल को देखकर और प्रमोद की लाश को देखकर लग रहा था। तो ऐसे में पुलिस जिस तरफ इस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाने लगी, ले जाने लगी, वो डायरेक्शन जो है दुश्मनी का ही था। पुलिस को लग रहा था कि प्रमोद की ज़रूर किसी न किसी से दुश्मनी होगी जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई है। तो खैर, अब जब दुश्मनी वाला एंगल आ गया तो पुलिस को अब दुश्मन की तलाश करनी थी। पुलिस ने प्रमोद
के साथ काम करने वाले लोगों से पूछताछ की, मोहल्ले के लोगों से पूछताछ की, जो भी नाते रिश्तेदार बिहार के रहने वाले और पंजाब में रहते थे या फतेहगढ़ साहिब में प्रमोद के आसपास रहते थे उनसे पूछताछ की, यहाँ तक कि उसकी पत्नी पूजा से भी पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी प्रॉपर दुश्मनी के बारे में या प्रमोद से ऐसी कोई रंजिश रखने वाले किसी आदमी के बारे में कोई जानकारी वो पुलिस को नहीं दे पाए। पुलिस अपने तौर पर मामले की छानबीन करती रही और पुलिस ने प्रमोद की पत्नी पूजा के बारे में भी जानकारी जुटाने की शुरुआत कर दी। और इसी कोशिश में पुलिस को एक नई और अजीब सी बात पता चली। पुलिस को ये पता चला कि पूजा का अपने पति के होते हुए भी एक और लड़के से वहीं फतेहगढ़ साहिब में अफेयर है और उस लड़के का नाम है प्रवीण। पुलिस ने इस मामले की तस्दीक करने के लिए पूजा के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई और तमाम जानकारियां जितने भी सीक्रेटिव तरीके से पुलिस जुटा सकती थी पुलिस ने वो जानकारी जुटाई। और पुलिस जब ये कंफर्म हो गई कि हाँ प्रमोद की पत्नी पूजा का एक और लड़के के साथ अफेयर है, प्रवीण के साथ अफेयर है, तो पुलिस ने फिर इस मामले की तफ्तीश को उन्हीं दोनों के अफेयर के इर्द गिर्द केंद्रित कर दिया, फोकस्ड कर दिया। और इसके बाद पुलिस ने पूजा और प्रवीण इन दोनों को हिरासत में लिया और इनसे पूछताछ शुरू की। शुरू में दोनों ने इधर उधर की कहानियां सुनाई, लेकिन जब पुलिस ने दोनों से सख्ती की और अपने पास सबूत होने की बात कही, कुछ सीसीटीवी फुटेजेस का हवाला दिया जो उस हाईवे पर पुलिस को मिले थे, तो फिर इन दोनों ने कबूल कर लिया कि प्रमोद की हत्या किसी गुमनाम या अनजान कातिल ने नहीं बल्कि उन्हीं दोनों ने की है। साजिश उन्हीं दोनों ने मिलकर रची थी और प्रवीण ने ही लिफ्ट मांगकर प्रमोद की जान ले ली। और इसके पीछे सीधी सी वजह ये थी कि प्रवीण जो है वो इस अफेयर में उसकी पत्नी के साथ था और उसकी पत्नी पूजा इस चीज़ का विरोध किया करती थी। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच इसलिए भी कर रही है कि पुलिस ये देखना या जानना चाहती है कि इस मामले में कोई और भी शामिल है या नहीं। पुलिस ने प्रवीण को और प्रमोद की पत्नी पूजा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ये देखना चाहती है कि कोई और इस मामले में है या नहीं। उसकी वजह यह है कि प्रमोद ने अपनी पत्नी पूजा को अपने कत्ल से पहले फ़ोन करके बताया था कि किसी ने उससे लिफ्ट मांगा है। अगर तो प्रवीण ने ही लिफ्ट मांगा होता तो जाहिर सी बात है प्रमोद या तो उससे झगड़ता, क्योंकि उसे पता था कि प्रवीण का मेरी वाइफ के साथ अफेयर है, या फिर अगर कोई अनजान आदमी जिसे प्रवीण ने प्लांट किया हो कि जाकर तुम लिफ्ट मांगो और उसे बुलाकर इस तरफ ले आओ, तो हो सकता है कि उस अनजान आदमी के बारे में प्रमोद को आइडिया ना हो और प्रमोद ने लिफ्ट दे दी हो। तो पुलिस अब इन पहलुओं को खंगाल रही है, एक्सप्लोर कर रही है, लेकिन इस केस का फौरी तौर पर या शुरुआती तौर पर खुलासा हो चुका है, जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने नाजायज़ रिश्तों में आड़े आने की वजह से पति की हत्या कर दी। तो ये कहानी थी फतेहगढ़ साहिब पंजाब की। इस कहानी पर आपकी सोच, आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक स्टोरी मैंने प्रीवियसली आप लोगों को सुनाई थी और उस स्टोरी में हमने बताया था कि किस तरह से पुणे के पास एक नौजवान लड़के की हत्या हुई और उस नौजवान लड़के की मौजूदगी जो है वो गोवा में नज़र आ रही थी, लेकिन जब हत्या हुई तो पता चला कि लाश उसकी वापी गुजरात में मिली है। तो अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी थी। उस स्टोरी को मैंने आप लोगों के सामने पेश किया था, आप लोगों ने उसे सुना है। उस पर जिन लोगों ने कमेंट किए हैं, आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स जो है मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मुझे एग्जैक्टली आपका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन लास्ट में रविंद्र है, इतना मुझे पता है। आपने लिखा है महालुंगे, उच्चारण बिल्कुल सही है। उस जगह के बारे में मैंने एक अपनी राय ये कही थी कि पुणे के पास एक जगह है महालुंगे, लेकिन पता नहीं मैंने उसको ठीक से प्रोनाउंस किया है या नहीं, आप लोग बताएं। तो जो पुणे के और आसपास के लोग हैं और मराठी हमारे दर्शक हैं, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल सही उच्चारण है। धैर्य शॉर्ट्स एंड वीडियोज़ के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कमेंट किया है और कॉम्प्लीमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। विश्वजीत का भी कमेंट है, बहुत धन्यवाद। और उन्होंने भी कॉम्प्लीमेंट किया है। ब्राविया डायनेस्टी, इन्होंने अपनी बात रखी है। रेखा भट्ट हैं और इन्होंने भी जो है कमेंट किया है, ये हमारे रेगुलर लिसनर हैं, थैंक यू वेरी मच। दीपक हीरा जी, इन्होंने कहा है कि जिस तरह का थंबनेल या टाइटल हमने अपनी स्टोरी में दिया था, उस तरह के टाइटल पहले भी कई बार इन्होंने क्राइम तक पर देखे हैं, ऐसा क्यों? तो ये एक इत्तेफाक हो सकता है दीपक, और दूसरा ये भी हो सकता है कि इस तरह के टाइटल लिखने से हम लोगों को ये लगता है कि शायद दर्शकों का ध्यान इस तरह की खबरों की तरफ खींचेगा, ज़्यादा होगा, तो हम ऐसा लिखने की कोशिश करते हैं। बेसिकली कोई भी जो चैनल चलाता है, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो या बड़ा सैटेलाइट चैनल हो, चैनल में काम करने वाले सारे लोगों का लक्ष्य तो यही होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें और उसका
व्यूअरशिप बढ़े। तो जाहिर सी बात है, जो भी इस तरह का थंबनेल लिखना हो या हेडर लिखना हो, उसके पीछे वही थॉट प्रोसेस काम करता है। रूबी ध्रुव ने कमेंट किया है और शांतनु ध्रुव, ये छत्तीसगढ़ से हैं, थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा गुलनाज परवीन का कमेंट है, और एक हमारे दर्शक हैं JK चांडेगढ़ा जूनागढ़ से, ये रेगुलर कमेंट करते हैं। विजेंद्र सिंह जी का कमेंट है, परमजीत होरा ने कमेंट किया है, और इसके अलावा अमामुल के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कमेंट किया है। प्रदीप भांबू जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं। प्रकाश पी और प्ररूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हैं। प्रतिमा रयाल का कमेंट है। फातिमा अंसारी ने कमेंट किया है, और इन्होंने बहुत ही प्यार भरी बातें लिखी हैं, और इन्होंने बताया है कि वो मुझे अपने भाई के तौर पर देखती हैं, और उन्होंने बहुत सारी दुआएं मुझे दी और कहा है कि मेरी ज़िंदगी से जितनी भी तकलीफ़ें या दुख है वो सारी दूर हो जाए। और इन्होंने बताया है कि वो बनारस से हैं, और इन्होंने लिखा है कि बनारस से आपकी बहन फातिमा। तो ये दिल को छूने वाला कमेंट है, और मैं वाकई इतनी शिद्दत से लिखे गए किसी भी कमेंट को पढ़कर भावुक हो जाता हूँ। तो फातिमा जी थैंक यू वेरी मच, और मेरी भी शुभकामनाएं और दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा भगवती छेत्री ने भी कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून उन्होंने लिखा है, और हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने सलाम वालेकुम लिखा है, और लेकिन उनका नाम जो है वो अपने कमेंट में उन्होंने मेंशन नहीं किया। तनु मान ने कमेंट किया है, रेगुलर लिसनर है हमारे। यूनुस शेख हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ से, और दिनेश जांगीड़ साहब हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक साथ पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन सारे कमेंट्स मैं व्यक्तिगत रूप से पढ़ता ज़रूर हूँ। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप भी कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर दें। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। जय हिंद, जय भारत।